हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलो एक बार जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लें। पहले 5 मिनट मेडिटेट करेंगे और फिर क्लास को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। शरीर ढीला और चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस ली और जाने दी। धीरे धीरे सांस ली और जाने दी। पूरा ध्यान बस अपनी सांसों पर। अपनी गति के अनुसार सांस लेते जाएं, सांस छोड़ते जाएं और चेहरे पर मुस्कुराहट को ले आए। थोड़ा सा और मुस्कुरा दें और मुस्कुराते मुस्कुराते पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर और अपनी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराते मुस्कुराते सांसें लें और मुस्कुराते मुस्कुराते ही सांस छोड़ते जाएं। देखिए क्या मुस्कुराहट और बढ़ सकती है। थोड़ा सा और मुस्कुरा दे। थोड़ा सा और। अभी भी मुस्कुरा सकते हो। थोड़ा सा और देखो, कोई गुंजाइश हो लेफ्ट चीक से राइट चीक से, शायद स्माइल और बढ़ जाए। और देखो कहीं ध्यान सांसों से कहीं और तो नहीं चला गया। चला गया। मैं बस इतना ही आपको ध्यान देना है अपनी मुस्कुराहट पर और अपनी सांसों पर। मन भाग जाता है, वापस लेकर आओ। मन फिर भाग जाता है, किसी सोच में चला जाएगा, एनालिसिस में चला जाएगा, जजमेंट करने लग जाएगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मन को शांत करने की प्रक्रिया ही मेडिटेशन है। जैसे कि मेडिटेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। मेडिटेशन तो बहुत वाइड टर्म है, पर हाँ, जब मेडिटेट करते हैं तो मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। फिर से देखो कहीं मुस्कुराहट कम तो नहीं हो गई। ओहो, फिर से मुस्कुराहट ले आओ। सर हम तो मुस्कुराना ही भूल गए। धीरे धीरे सांस ली और जाने दी। शरीर ढीला, चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मुस्कुराहट पर और सांसों पर। और ध्यान रखना स्ट्रेस नहीं लेना। कई बच्चे मुस्कुराते मुस्कुराते भी स्ट्रेस लेते, कैसे मुस्कुराऊं, हे राम। शरीर को ढीला छोड़ दें और बस मुस्कुरा दें। Take a deep breath in and out. Another breath in and out.
धीरे सांस ले और जाने दे। अपनी गति के अनुसार सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। पांच बार मंत्र उच्चारण करेंगे। आप चाहें तो मन में करें, चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और मुस्कुराते मुस्कुराते अब अपनी आंखें जो है खोल सकते हैं। सात आठ मिनट छोटी सी मेडिटेशन जो है करी और उम्मीद करता हूँ एकदम से ना विचार मुक्त हो जाते। अगर आप विचार मुक्त हो पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे विचार होते हैं पर कुछ पल के लिए विचार हो सकता है, मे बी 10 सेकंड के लिए विचार कम हो या 15 सेकंड 30 सेकंड, एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही शांति जो है मिल जाती है। और अगर समझ पाए तभी कितने ऋषि मुनि संत महात्मा सिर्फ बैठ गए और बस इतना सा ही काम कर रहे हैं और सोचें कितना आनंद उनको जो है आता होगा। जो कई बार होता है ना, मन करता है, बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा और जो है ना एक बार और मंत्र उच्चारण करते, तो सोचा अभी तो सिर्फ 5 बार मंत्र उच्चारण करा, एक अलग ही आनंद होता है। और अगर इसको थोड़ा सा और लंबा कर लें कितना आनंद जो है आ जाएगा। पर मजबूरी है, आपने मुझे पैसे दिए हैं इंटर पढ़ाने के लिए ठीक है तो इसलिए बस मजबूरी है। पर कोशिश करेंगे कि डेली क्लास की शुरुआत 5 मिनट 7 मिनट जो है अलग अलग मेडिटेशन, अलग अलग मंत्र उच्चारण जो है हम करेंगे। और वाकई जो है मतलब लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। जो मेरे को बच्चे कहते भी हैं कि सर आपके साथ 1 साल की जर्नी जो इंटर की रही वो वाकई लाइफ चेंजिंग जो है वो रही। मन बहुत शांत हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया और आनंद से जो है भर गया। चलो जी, तो भाई वापस आते हैं जिन चीज़ों के लिए आपने पैसे दिए हैं। तो इंटर की शुरुआत करते हैं। इंटर का पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, और आज शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 से। लो जी, आज अपन शुरू करते हैं मेरा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो भाई आज अपने को शुरू करना है पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो भाई कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? हाँ जी, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को पढ़ने हैं? 27। तो भाई 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अपने को पढ़ने हैं। नंबरिंग की बात करें तो AS 1 से कहाँ तक जाएगा?
AS 29 तक जाएगा। टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीए ने इशू करे थे इन ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 29 तक आईसीआई ने इशू करे, पर उस बीच में AS 6 और AS 8 इसको फिर आईसीआई ने डिलीट जो है कर दिया। तो भाई आईसीआई ने इसको डिलीट जो है आईसीआई ने जो है कर दिया है। तो अब हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह गए? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रह गए हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत अपन करते हैं एक इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, AS 2, जो आपने फाउंडेशन में लगभग पढ़ा हुआ है। 50-60% फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं, बैलेंस इसको अब कंप्लीट जो है करेंगे। तो AS 2 का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो सीए फाउंडेशन में आपने इन्वेंट्री के बारे में बहुत सारी चर्चा जो है पढ़ ली थी। मैं कहूँगा 50% इन्वेंट्री जो है पढ़ लिया। अब जो बैलेंस है उसको जो है अब कंप्लीट जो है करते हैं। तो लो जी, पहले मैं आपसे पूछता हूँ इन्वेंट्री के बारे में आपको क्या क्या याद है? फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री किस किस चीज़ की होती है? 3 चीज़ों की इन्वेंट्री होती है। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड। तो 3 चीज़ों की आपकी इन्वेंट्री हो सकती है, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड की। ठीक है। अच्छा, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के हिसाब से फिनिश गुड की आपने वैल्यूएशन जो है करी थी। वो सिर्फ फिनिश गुड की वैल्यूएशन थी। अब हमें रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन जो है अब अपने को सीखनी है। ठीक है। फिर और हमने क्या सीखा था? हमने कुछ स्टोर लेजर बनाने सीखे थे। कौन कौन से मेथड से? फीफो से सीखा था और लीफो से सीखा था और सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज से सीखा था। वो फिर से रिवाइज करना है, कुछ मेथड और जो है अपन जो है सीख लेंगे। ठीक है जी। और हमने क्या सीखा था? हाँ जी, फिर हमने स्टॉक टेकिंग जो है हमने सीखा था, जो सीए फाउंडेशन का सबसे मुश्किल टॉपिक था। और इंटर क्या है? फाउंडेशन से आसान। तो बस अब स्टॉक टेकिंग इंटर में नहीं सीखेंगे। ठीक है। तो मैंने कहा फाउंडेशन से इंटर क्या है, कितनी खुशी आपको हो गई है। ठीक है। तो भाई इंटर में कहूँगा अब आसान है। तो भाई फाउंडेशन में जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें थी उसको छोड़ते जाना, इजी चीज़ों को जो है ले लेना। स्टॉक टेकिंग फाउंडेशन में सीखा था, इंटर में वो नहीं है। ठीक है। तो चले करें शुरू। चलो हाँ सर, ये तो बहुत ही मज़ा आ गया, मेडिटेशन का फल भी मिल गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, स्टॉक टेकिंग नहीं है। बहुत ही बढ़िया। चल तो भाई शुरू करते हैं। AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो कह रहे हैं दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड deals with determination of the value at which। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर इतनी सी बात कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एट विच इन्वेंट्री आर कैरिड। बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर हमें कैरी करना है, आर कैरिड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक चाहिए और बैलेंस शीट में भी चाहिए। तो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पर मुझे स्टॉक को दिखाना है, कह रहे हैं अंटिल दे आर सोल्ड। तो बैलेंस शीट में तब तक आएगा जब तक नहीं बिकता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब तक आएगा? जब तक नहीं बिकता। जब बिक जाएगा तो आपका बैलेंस शीट से तो खत्म हो जाएगा और पीएनएल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो है वो आ जाएगा। फिर आगे लिखते हैं, कह रहे हैं इन्वेंट्रीज आर एसेट
फिर एस टू ने और समझाया इन्वेंट्रीज क्या है। इन्वेंट्रीज आर एसेट, 3 प्रकार की इन्वेंट्री हो सकती है। कौन कौन सी? पहला हेल्ड, जो हम रख रहे हैं किस पर्पस के लिए? फॉर सेल। ये कौन सी इन्वेंट्री है? रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश गुड है? फिनिश गुड। तो फिनिश गुड हम रखते हैं बेचने के लिए। कह रहे हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से समझा रहा है कि हम बेच नहीं रखते नॉर्मली। बिकता तो बाद में प्लांट एंड फर्नीचर भी है, आपका जो है मशीनरी बिकती है, बिल्डिंग बिकती है, पर हम खरीदते इसलिए नहीं। मशीनरी हम खरीदते हैं यूज़ करने के लिए, और जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम बेचते हैं। बिल्डिंग में हम खरीदते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्डिंग बेच देते हैं। हमने कहा फर्नीचर फिक्सर खरीदते हैं यूज़ करने के लिए, और जब बाद में जब स्क्रैप वैल्यू होती है तब उसको जो है बेच देते हैं। पर इन्वेंट्री हम अपने यूज़ करने के लिए होता है, इन्वेंट्री तो बनाई बेचने के लिए। क्या ये बात समझ आती है? तो हमने कहा जो नॉर्मली हम बेचने के लिए सामान रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। जो हम नॉर्मली बेचने के लिए सामान रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो लिख लो, इसको हम क्या बोल देते हैं? फिनिश गुड्स। बिकता तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब कुछ है, पर वो नॉर्मली बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, वो तो यूज़ करने के लिए जो है खरीदा जाता है। और इन्वेंट्री किसको कह सकते हैं? इन्वेंट्री आर एसेट in the process of production, for such sale। और वो जो सामान बेच रही हैं अभी वो बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। तो ये सामान अभी बन रहा है, बनने के बाद बेचेंगे, बनने के बाद जो है हम बेचेंगे, तो अभी तो प्रोसेस में है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्क इन प्रोसेस। मान लीजिए गारमेंट इंडस्ट्री है, जो शर्ट बन गई, अब वो सेल के लिए तैयार है, पर अभी शर्ट बन रही है। तो हमने कहा अभी शर्ट बन रही है, अभी क्या है? शर्ट कपड़े की कटिंग हो गई है, या अभी स्टिचिंग चल रही है, या अभी बटन लग रहे हैं, या अभी पॉकेट लग रहा है। तो मैंने कहा अभी शर्ट बन रही है, अभी प्रोसेस में है, जब बन जाएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे? फिनिश गुड। पर फिलहाल अभी शर्ट आधी अधूरी बनी हुई है तो अभी भी इसको क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री ही जो है हम कह देंगे। और तीसरा कह रहे इन दी फॉर्म ऑफ मटीरियल। और हमने कहा अभी शर्ट बनी भी नहीं, अभी तो कपड़ा ही पड़ा है, अभी तो कपड़ा ही पड़ा है, तो कपड़े को क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल जो है कह देंगे इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कपड़ा है, बटन है, धागा है, जो सब शर्ट के अंदर कंज्यूम होगा। तो हमने कहा वो सारी चीज़ें, हमने कहा ये क्या है? रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन दी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रॉ मटेरियल। सिंपल सा काम है। तो हमने कहा चाहे प्रोडक्शन की बात करें या सर्विसेज, मेरा क्या काम है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे आपको साथ में क्या देना पड़ेगा? किताबें देनी पड़ेंगी। तो किताबें अगर मैं आपको साथ में देता हूँ, किताब अगर बन गई है, फिनिश गुड। किताब अभी प्रिंटिंग में है, किताब प्रिंटिंग में है, वर्क इन प्रोग्रेस। और मेरे पास क्या पड़ा है? पेपर पड़ा है। तो हम पहले पेपर खरीदते हैं, हमारा क्या काम रहता है? बल्क में पेपर खरीदते हैं, वो मेरे पास रॉ मटेरियल है। और जब जब किताबों की ज़रूरत पड़ती है हम उसकी प्रिंटिंग कराते हैं। तो प्रिंटिंग कराने में 1 हफ्ता मान लीजिए लग जाता है। तो उस समय पेपर जैसे प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग के बाद क्या होता है? फिर बाइंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बीच के स्टेज को हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। और जब किताब बन
जाएगी, बिल्कुल तैयार हो गई है, उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड जो है कह देंगे। तो तीनों ही मेरा क्या है, इन्वेंट्री की डेफिनेशन में जो है आ जाता है। और AS2 इतनी सी बात कर रहा है कि इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से अपने को करनी है। तो आज मेरे पास कुछ पेपर पड़ा है, किस रुपी पर मुझे कितने अमाउंट पर दिखाना है, कुछ किताबें प्रिंटिंग में है इस समय, कितना दिखाना है, कुछ किताबें बन चुकी हैं। तो बैलेंस शीट और P&L में किस रुपी पर कितने अमाउंट पर मुझे दिखाना है, इतना सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 चर्चा जो है करता है। ठीक है जी, करें शुरू आगे। तो लो जी अगले टॉपिक पर आए। तो हमने कहा जी वैल्यूएशन, तो लो जी चेक करें वैल्यूएशन। तो हमने अब तीनों की ही वैल्यूएशन सीखनी है। फाउंडेशन में फिनिश गुड की वैल्यूएशन सीखी थी और अब इंटर में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन जो है अपने को सीखनी है। तो लो जी चेक करें, पहला फिनिश गुड्स। तो भाई पहली वैल्यूएशन अपन सीखते हैं फिनिश गुड्स, और ये आपको अच्छे से पता है। तो कह रहे हैं इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी, याद करें CA फाउंडेशन, शुड बी वैल्यूड। फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे होती है, दो तरीकों से। एक तो वैल्यूड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। अलग अलग फिनिश गुड हैं, अलग अलग वैल्यूएशन होगी। CA फाउंडेशन में ऐसा सवाल हमने पढ़ा हुआ था, ABCDE सबके अलग अलग है, सबकी कॉस्ट, सबकी NRV अलग अलग चेक करनी है। तो वैल्यूड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस एट लोअर ऑफ, और एट लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट और NRV, कॉस्ट और NRV। तो हमने कहा आइटम बाय आइटम चेक करना है और हर आइटम की कॉस्ट चेक करनी है, हर आइटम की NRV चेक करनी है, और जो भी लोअर होगा उस पर सारा काम जो है करना है, जो CA फाउंडेशन बहुत तरीके से अच्छे से हमने जो है पढ़ लिया है। और फिर CA फाउंडेशन को ही रिवाइज करते हैं। हमने कहा कॉस्ट इंक्लूड्स हाँ जी, कॉस्ट इंक्लूड्स, और जल्दी से मुझे सोच के बताओ इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। हाँ जी, अगर कंसेप्ट की बात करें इन्वेंट्री कॉस्ट में कहाँ तक चीज़ें आती हैं, गोडाउन तक का सारा खर्चा, परचेज से लेके गोडाउन तक का सारा खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, परचेज प्राइस। हम मार्केट में गए और मार्केट में पूछा भैया कितने रुपए का सामान है, कितने रुपए का सामान है, तो परचेज प्राइस वो बताएगा। इसमें क्या माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो मेरे को माइनस क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर उन्होंने कोई ट्रेड डिस्काउंट जो है दिया है उसको क्या करेंगे, अपने माइनस जो है करेंगे। उसके बाद फिर बताओ क्या ऐड करना है। सबसे पहले क्या ऐड होगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या ऐड होगा। पहले तो वो टैक्स चार्ज करेगा, और टैक्स कौन सा ऐड करते हैं, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। तो ऐड करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। तो जो भी टैक्स नॉन रिफंडेबल है उसको अपन क्या करेंगे, ऐड। और अगर रिफंडेबल होता तो कुछ भी नहीं करते, उसको कुछ भी नहीं करते। और इसकी एंट्री CA फाउंडेशन में आपने पढ़ी हुई है। एंट्री आपको याद होगा, इनपुट GST आपकी जो परचेज में होती है वो सारी सेम एंट्री जो है पढ़ी हुई है। तो मेरा फाउंडेशन का बेस आपका तैयार हो गया। अब थोड़ा सा आगे जो है पढ़ना है। फाउंडेशन में आपको एंट्री सिखा दी, अब इंटर में नहीं सिखा रहे कि जब भी आप एंट्री करेंगे अगर नॉन रिफंडेबल है, मैं आपको चलो फिर से याद दिला देता हूँ। अगर परचेज हम कर रहे हैं, यहाँ से याद करना, अगर परचेज कर रहे हैं, मान लो मैंने 1000 यूनिट परचेज करे 10 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए आ गए,
10,000। तो मैंने 1000 यूनिट परचेज करे, 10 रुपए के हिसाब से कितना आया 10,000। अब ध्यान समझना, इस पर जीएसटी लग रहा है, मान लेते हैं 10%। जीएसटी क्या लग रहा है, मान लेते हैं 10%। तो कितने रुपए हो गए 1000। टोटल मैं कितने रुपए दूंगा 11,000। अब ध्यान से सोच के बताएं और देखते हैं कि आपको याद है फाउंडेशन या नहीं है। दो बातें हो सकती हैं, ये टैक्स या तो रिफंडेबल होगा या नॉन रिफंडेबल जो है होगा, या तो रिफंडेबल होगा या नॉन रिफंडेबल होगा। तो कोई भी अगर कॉन्फिडेंट हो, मुझे अगर बता सके अगर टैक्स रिफंडेबल होगा तो क्या एंट्री पास होगी, और टैक्स अगर नॉन रिफंडेबल होगा तो क्या एंट्री पास होगी। इनको माइक जो है दें। अगर रिफंडेबल होगा तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, और अगर नॉन रिफंडेबल होगा तो क्या एंट्री पास होगी। सर अगर नॉन रिफंडेबल होगा तो परचेज प्राइस लेंगे, इनपुट जीएसटी नहीं लेंगे। परचेज प्राइस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, इन्होंने थोड़ा सा माइक इनका कम करें। तो आपने कहा सर अब क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या कैश, कितने रुपए से 11,000 11,000। इन्होंने कहा सर अगर नॉन रिफंडेबल है तो ये परचेज कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बताएं। और अगर रिफंडेबल है तो, और सर अगर रिफंडेबल है तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट है। परचेज आएगा कितना 10,000। उसके बाद इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट कितना 1000, टू बैंक अकाउंट कितना 11,000। Yes, ठीक है जी, सही है गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वही आप चेक करेंगे। फाउंडेशन बस आपने अगर अच्छे से कर लिया, अब एंटर उसी से आगे जो है बढ़ना है। तो ये अब आपको चेक करना है कि अगर मैं परचेज कर रहा हूँ कितने से 10,000 रुपये से, मैंने जीएसटी पे करा है, एक टैक्स पे करा है 1,000 रुपये, तो पेमेंट तो कितनी हुई 11,000 रुपये। पेमेंट कितनी हुई 11,000 रुपये। अगर ये टैक्स नॉन रिफंडेबल है तो परचेज में ही ऐड हो जाएगा। अगर ये टैक्स नॉन रिफंडेबल है परचेज में ही ऐड होगा, और मैं कहूँगा मेरी परचेज ही कितनी है 11,000 की। और अगर ये रिफंडेबल है, रिफंडेबल मतलब ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका क्रेडिट जो है मिल जाएगा। और अभी आप अब आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। इंटर में टैक्सेशन है, इनकम टैक्स जीएसटी, तो जीएसटी में जब ये पढ़ेंगे तो इसको आईटीसी कह देते हैं। तो ये सारा जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कह देते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो अगर आईटीसी अवेलेबल है, अगर इसका क्रेडिट मिल रहा है तो इसका अलग से अकाउंट जो है वो मेरा खुल जाएगा, फिर मैं परचेज में इसको ऐड नहीं करूँगा। क्या ये बात समझ आती है। ठीक है, लिखना चाहो ये साइड में लिख लो, मेरे हिसाब से आपको याद रहेगा। हाँ जी, ऐसा ये कोर्स में नहीं था पर ये आपको मेरे को लगता है अच्छे से याद जो है रहेगा। तो साइड में जो है इसको ऐसे ही लिख लें कि अगर परचेज है 1000 यूनिट है 10 रुपये के हिसाब से 10,000, जीएसटी हमने पे करा 10% कितना 1000, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,000। अगर टैक्स रिफंडेबल है तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट इनपुट जीएसटी टू बैंक अकाउंट, और अगर नॉन रिफंडेबल है तो परचेज टू बैंक सीधा सीधा 11,000। हाँ, ऑनलाइन बच्चों ने भी मेरे को एंट्री टाइप करके दे दी है, बहुत ही बढ़िया। तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप हमेशा मुझके साथ चैट पर जो है बातचीत करते जो है रहना। चलो, कंफर्टेबल है, आई होप बात समझ आई। तो हमने कहा परचेज प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा माइनस होगा, और उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्स अगर होगा तो ये परचेज में ही ऐड करते चले जाएंगे, परचेज में ही ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद अब बताओ और क्या ऐड करोगे, सोच के बताओ। हाँ जी, अब स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करो, आप एक दुकान पर गए, वहाँ से आपने सामान खरीदा, पहले बिल बना, तो बिल में क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और आपका नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब दुकान से सामान किस पे रखवाओगे, आप अपने ट्रक में या ट्रांसपोर्ट में रखवाओगे, तो वो जो रखवाने का खर्चा उसको क्या बोलते हैं लोडिंग चार्जेस। तो जो रखवाने का खर्चा है उसको क्या बोलते हैं लोडिंग चार्जेस।
मैंने कहा याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप चेक करो। तो हम एक दुकान पर गए, सामान खरीदा, पहले बिल बनेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, नॉन रिफंडेबल टैक्स उसमें एडजस्ट होगा। अब मेरे पास सामान आ गया, उसको अपने ट्रक में रखवाना है। रखवाने का तरीका, लोड करने का तरीका, हमने कहा किसी को कहा भैया सामान रखवा दो, तो मान लीजिए जैसे कूली होता है, तो सामान रखवाने के लोडिंग चार्ज। उसके बाद कौन सा खर्चा होगा? ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या फ्रेट, तो लिख लो, हमने कहा फ्रेट ऑब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट ऑब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है जी। और कौन सा खर्चा होगा? रास्ते में और भी कोई खर्चा होता है? हाँ जी, रास्ते में टोल चार्जेस। और खर्चा रास्ते का कौन सा होता है? ट्रांजिट इंश्योरेंस। जब भी सामान रास्ते में आते हैं इंश्योरेंस भी कराते हैं, तो हमने कहा ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस। उसके बाद अब सामान मेरी फैक्ट्री में आ गया, तो अब कौन सा खर्चा होगा? अनलोडिंग चार्ज। अब ट्रक से सामान उतरवाने का खर्चा भी आएगा, तो हमने कहा जी अनलोडिंग चार्जेस। तो भाई अनलोडिंग चार्जेस जो है ये आपका जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ तक का खर्चा किसका हो गया? रॉ मटेरियल का। यहाँ तक का खर्चा किसका हो गया? रॉ मटेरियल का। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फिनिश गुड। तो फिनिश गुड में और कोई खर्चा ऐड होगा? हाँ जी, इंस्टॉलेशन। रॉ मटेरियल क्या इंस्टॉलेशन होती है? नहीं, वो तो मशीनरी की होती है। ठीक है, अब याद करो सीए फाउंडेशन में चलो, इसकी रॉ मटेरियल क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग याद करो तो सीए फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर पढ़ा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? तो ये क्या है? रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या ऐड करोगे? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जो है मेरे को ऐड करना है। डायरेक्ट वेजेस मुझे ऐड करना है। और बताओ क्या ऐड करोगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद करो, मेरे को फिनिश गुड की कॉस्ट निकालनी है। उसके बाद क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ जी। और अगर सीए फाउंडेशन याद हो तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो मैंने कहा ना फाउंडेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन अगर तरीके से पढ़ा तो इंटर में बहुत इजी जो है हो जाता है। तो हमने कहा पहले मटेरियल की कॉस्ट आई, फिर वेजेस, फिर एक्सपेंसेस ऐड किया। उसके बाद बताओ क्या ऐड करते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आगे लिखो, फिर अपन ऐड करते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री या प्रोडक्शन, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये मेरा क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। तो हम फिनिश गुड की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसलिए बस जो अब फाउंडेशन पढ़ा उसी में अब थोड़ा मेरे को ऐड जो है करते जाना है। तो वही आप चेक करें। सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ तक ये मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में फिर क्या आता है? डायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड जो है आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बन गया किसका? फिनिश गुड का। अब मुझे क्या निकालना है? एनआरवी। लो जी, अब मुझे बताओ एनआरवी में क्या क्या आना चाहिए? तो हमने कहा जी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। हाँ जी, ये कैसे निकालोगे? हमने कहा ये क्या होगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस
कितने में हम इसको बेचेंगे और माइनस क्या करना है, बेचने पर कितना खर्चा होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल। तो कल कोई सेलिंग एक्सपेंस मेरा अगर खर्चा हो रहा है, कोई ब्रोकर को मैंने ब्रोकरेज दी है, मैं ऑनलाइन सामान बेच रहा हूँ फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, और वो हमसे हर सेल पर कमीशन चार्ज करते हैं, तो जो जो मेरा खर्चा सेलिंग पर डायरेक्ट खर्चा मेरा हो रहा है उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनआरवी जो है आ जाएगा। और मुझे क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है और मुझे क्या करना है, एनआरवी, और दोनों को कंपेयर करना है। जो वैल्यू कम होगी और वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरी वैल्यूएशन जो है क्लोजिंग स्टॉक की आ जाएगी। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो लो जी, एक बार चेक कर लें, फिर से याद कर लें, आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, AS2। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपने को क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है कि इन्वेंट्री की वैल्यू अपने को निकालनी है जो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी है। और इन्वेंट्री कौन सी होती है, 3 इन्वेंट्री होती है। कौन कौन सी, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। पहले हमने शुरू किया फिनिश गुड से। फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हमने कहा एक तो आइटम बाय आइटम अपने को करना है, अलग अलग फिनिश गुड है, सबकी वैल्यूएशन अलग होगी, और साथ में कॉस्ट और एनआरवी जो भी लोअर होगा उसके हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। और फिर हमने कहा कॉस्ट में क्या क्या आएगा, हमेशा ध्यान जो है रखना, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं ट्रेडर हूँगा या मैं मैन्युफैक्चरर हूँगा। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो फिनिश गुड ही खरीदता हूँ, फिनिश गुड ही बेच देता हूँ, तो वो कॉस्ट कहाँ तक आएगी, यहाँ तक जो है आएगी। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एसी खरीदता हूँ, एसी बेचता हूँ, मैं लैपटॉप खरीदता हूँ, लैपटॉप बेचता हूँ, तो मैं किसी से होलसेलर से लैपटॉप खरीदने गया, परचेज प्राइस मैंने डिस्काउंट मांगा, उन्होंने कुछ टैक्सेस जो है ऐड करे और लोडिंग अनलोडिंग मेरे शोरूम में सामान आया, ये मेरी कॉस्ट हो गई। लैपटॉप सीधा आया, सीधा ही मुझे बेचना है। पर अगर मैं लैपटॉप बना रहा हूँ तो मैं खरीदने क्या जाऊँगा, तो मे बी शायद मैं प्लास्टिक, मेटल, चिप, वो मैं अलग अलग खरीदने जो है गया, डिस्काउंट मिला, सारा कुछ हुआ, और फिर मैंने उसको असेंबली करा। फिर मैंने लैपटॉप बनाने के लिए वो सारी चीज़ों को मैं असेंबली करी या मैंने उसकी प्रोडक्शन जो है करी, तो उस पर मेरा लेबर और एक्सपेंसेस लगा, फैक्ट्री का खर्चा हुआ, तो अब लैपटॉप बनकर जो है ये मेरा तैयार हो गया। ठीक है जी, मैंने कहा ये मेरी कॉस्ट बनी, चाहे मैं खरीद कर लाया लैपटॉप या मैं रॉ मटेरियल खरीद कर लैपटॉप मैंने बनाया। और उसके बाद लैपटॉप को बेचकर कितने रुपए मुझे मिलेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मैं बेचता हूं तो मेरे को कितना पैसा रियलाइज होगा। तो मैंने कहा बेचने जा रहा हूं लैपटॉप, मान लीजिए 15,000 का बिकता है, मैं ऑनलाइन ही बेच रहा हूं और ऑनलाइन 15,000 का बिकता है, वो मुझसे 1,000 रुपये कमीशन ले लेते, तो मेरी जेब में कितना आया, 14,000 रुपये। ये मेरी क्या हो गई, एनआरवी जो है ये मेरी हो गई। मैंने कहा लैपटॉप बनने का खर्चा मान लेते हैं कितना आया, 10,000। मैंने कहा 10,000 का बनने का खर्चा है, बिकता कितने में है, 14,000 में। तो बैलेंस शीट में किस पे दिखाऊंगा, 10,000 में। बैलेंस शीट में किस पे दिखाऊंगा, 10,000 में। और लैपटॉप बनकर तैयार हुआ 20,000 में, लैपटॉप बनकर तैयार हुआ 20,000 में, बेचने जाता हूँ 15 में, बिकता है 1,000 का कमीशन, मेरी जेब में कितना आता है, 14,000। तो बताओ बैलेंस शीट में किस पर दिखाऊंगा, 14,000। 31 मार्च को अगर ये लैपटॉप नहीं बिका, तभी एस्टिमेटेड शब्द है, अभी बिका नहीं है, अभी तो पड़ा है। अगर बिका होता तो बात ही खत्म हो जाती, बिका नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं बेचने जाता तो 15 में बिकेगा, अगर मैं बेचने जाऊँगा 1,000 रुपये का कमीशन लगेगा, तो अगर बेचने जाऊँगा तो 14,000 मेरे को मिलेंगे। मेरे को इस 20,000 को 14,000 के साथ कंपेयर करना है। अगर कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट पर दिखाऊंगा, और अगर एनआरवी कम होगी तो एनआरवी पर जो है दिखाऊंगा। और ये प्रिंसिपल कौन सा है, कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल कौन सा है, कंजर्वेटिज्म। हमने कहा प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन। अगर 10,000 का लैपटॉप है, 14 में बिक रहा है, प्रॉफिट मेरे को अभी बुक नहीं करना, डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन। पर अगर 20,000 का लैपटॉप है, 14 में बिक रहा है, तो मेरा नुकसान होगा, प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। तो हमने अकाउंट्स में ये पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो उसके हिसाब से ये मेरा फॉर्मूला जो है बनकर आ जाता है।
कंफर्टेबल है? चलो इसी पर अब एक सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों सारा ठीक चल रहा है? चलो जी, तो इसी पर सवाल जो है कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। लो जी, बिल्कुल आराम आराम से करते जाएं एग्जाम्पल 1, और कोशिश करना क्लास में ही जितना मैं पढ़ाऊँ क्लास में ही याद जो है करते चले जाना। चलो, तो ये कह रहे हैं एक्स लिमिटेड हैज़ अ क्लोजिंग स्टॉक, X Limited has a closing stock on 31st मार्च। 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक है। कह रहे हैं इसकी कॉस्ट, कह रहे हैं जी 10 लाख। कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। कह रहे हैं एस्टिमेटेड, अगर मैं बेचने जाऊं तो एस्टिमेटेड सेल वैल्यू वो कितनी है जी? 12 लाख। 10 लाख का कॉस्ट है, बेचने जाऊं 12 लाख में बिक जाता है, पर इस पर मुझे कमीशन पे करना पड़ेगा। कमीशन पेबल ऑन सेल, और कमीशन कितना देना पड़ेगा? 20% जो है मेरे को देना पड़ेगा। कमीशन पेबल ऑन सेल 20%। तो भाई इतना सा सवाल कह रहे हैं एट what price X Limited, at what price X Limited should disclose या should value inventory in its financial statement। लो जी, तो करें किस प्राइस पर इन्वेंट्री को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्स लिमिटेड को दिखाना चाहिए। ये 2 नंबर का एमसीक्यू सवाल जो है बन सकता है। और आपके पास कितने मिनट होंगे? 4 मिनट होंगे। आराम से करो, आपके पास 4 मिनट। 9,60,000 आ गया। मैंने कहा ना ये आंसर बहुत जल्दी जो है आ जाते, तो मैंने कहा इंटर में एमसीक्यू इस लेवल का है और ये 2 नंबर का सवाल बनता है। 4 मिनट आपके पास जो है होंगे। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बहुत ईजिली जो है हो जाना चाहिए। लो जी, तो भाई लिख लेते हैं आंसर। लो जी, अगर एमसीक्यू आए तो 4 ऑप्शन होंगे, सर्कल करना है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग करना है। और हाँ, अगर सब्जेक्टिव में आए तो आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में आए तो कैसे लिखना पड़ेगा? आपने कहा एज पर AS2, एज पर AS2 नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कह रहे हैं गुड्स आर टू बी कैरिड, गुड्स आर टू बी कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो नॉर्मली ये लिखना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट में आए तो ये लिखना ऐसे है। तो आपने कहा जी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी जी? 10 लाख। हमने कहा NRV निकालनी है, तो NRV लिए क्या होगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या एस्टिमेटेड सेल वैल्यू कर लें। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू कितनी है? 12 लाख लेस कमीशन एट द रेट ऑफ 20%। बताओ जी कितना आ रहा है? 2,40,000। तो NRV कितनी हो गई? 9,60,000। NRV कितनी हो गई? 9,60,000। आपने कहा जी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो भाई इन दोनों में लोअर कितना है? 9,60,000। तो कह रहे हैं एज पर AS2 इन्वेंट्री
should be valued at रुपीज 9,60,000। ठीक है जी। तो पेपर में अगर सब्जेक्टिव पार्ट में आए इतना जो है लिख देना, और अगर एमसीक्यू में आ जाए वहाँ तो सर्कल जो है आपको करना होगा। ठीक है जी। तो कोशिश वही रहेगी पेपर में, क्योंकि अब एमसीक्यू भी है और आपका सब्जेक्टिव है, तो एमसीक्यू 2 नंबर के आते हैं। मैक्सिमम आपका सवाल आपके पेपर में सब्जेक्टिव में 14 नंबर का जो है आता है, पर इन्वेंट्री चैप्टर इतना बड़ा जो है नहीं आता। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मैक्सिमम 6-7 नंबर का इन्वेंट्री का सवाल जो है आपका बनता है। चलो अगले सवाल पर आए तो चेक करें एग्जाम्पल नंबर 2। चेक करें जी एग्जाम्पल नंबर 2। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड डील्स विद 3 प्रोडक्ट्स। एक्स लिमिटेड डील्स विद 3 प्रोडक्ट। कह रहे हैं कॉस्ट एंड एनआरवी is given below। लो जी, तो कह रहे हैं प्रोडक्ट, कॉस्ट और एनआरवी। तो कह रहे हैं 3 प्रोडक्ट हैं ए, बी और सी। मान लेते हैं कॉस्ट कितनी है 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30 लाख। और एनआरवी कितना है, ए का है 12 लाख, बी का है 10 लाख, सी का 7 लाख। टोटल एनआरवी कितनी हो गई 29 लाख, 29 लाख। और आपसे इतना सही सवाल एमसीक्यू में आएगा तब भी 2 नंबर का, और अगर सब्जेक्टिव में आएगा तब भी 2 नंबर का। कह रहे हैं एडवाइस एट व्हाट प्राइस इन्वेंट्री शुड बी carried in financial statements। हाँ जी, 4 मिनट आपके पास होंगे। क्या कहते हो आंसर कितना आएगा 27 लाख। तो भाई सिंपल सा काम है, तो आंसर कितना आ जाएगा 27 लाख जो है आ जाएगा। तो लो जी आंसर, और वही पहले क्या लिखना है एज पर AS2 का नाम क्या है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो कह रहे हैं गुड्स आर टू बी वैल्यूड। गुड्स आर टू बी वैल्यूड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। ये लिखना बहुत ज़रूरी। ए बी सी सबका अलग अलग चेक करना है। आइटम बाय आइटम बेसिस एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कॉस्ट और एनआरवी जो भी लोअर होगा उस पे अपने को काम करना है, और वही है प्रोडक्ट ए बी सी। आपको गिवन है कॉस्ट 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। एनआरवी आपको गिवन है 12 लाख, 10 लाख एंड 7 लाख। और फिर लोअर ऑफ कॉस्ट
एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो यहाँ पे लोअर कितना होगा 10 लाख, सेकेंड में लोअर कितना होगा 10 लाख, थर्ड में लोअर कितना होगा 7 लाख, टोटल कितना आ गया जी 27 लाख। कितना आ गया जी 27 लाख। तो भाई क्या कह रहे हैं, एज पर AS2, एज पर AS2 कह रहे हैं जी इन्वेंट्री शैल बी डिस्क्लोज्ड एट ₹27 लाख। लो जी आराम से चेक कर लो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? चलो तो भाई फिनिश गुड पे इतनी ही चर्चा करनी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, मेरा रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है? चलो जी अब आ जाते हैं, पहला मेरा क्या था फिनिश गुड, अब सेकंड आ जाते हैं रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस। चलो जी अब आ जाते एक नई चीज़ अब आपको जो पढ़नी है, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी अब थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर जितना पढ़ा वो तो फाउंडेशन में ऑलरेडी चेक हो गया, तो इंटर में ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है प्रॉबिलिटी आती है। पर वही बात है, ऊपर वाला भी पूछते नीचे वाले भी जो है पूछ लेते हैं। तो अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन जो है सीखनी है, तो भी लिख लो। हाँ जी रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन जो है अपने को सीखनी है। तो 2 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, कह रहे हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, एंड वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस को कई बार सेमी फिनिश गुड भी कह देते हैं। तो कह रहे हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस या सेमी फिनिश गुड्स आर वैल्यूड। इनके प्रिंसिपल थोड़े से अलग हैं। कह रहे हैं आर वैल्यूड एट कॉस्ट। कह रहे हैं इसको हम कॉस्ट पर ही वैल्यू करेंगे। मेरे को अब इसको चेक नहीं करना, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, हम इसको किस पर वैल्यू करेंगे, कॉस्ट पर ही जो है हम करेंगे। क्यों, मैं रॉ मटेरियल बेचता ही नहीं हूँ, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा है, क्या बेचने के लिए खरीदा था, नहीं, तो मुझे क्यों चेक करना है इसका मार्केट प्राइस क्या होगा। वर्क इन प्रोसेस की बात करें, क्या मैं वर्क इन प्रोसेस बेचने जाता हूं, मैंने कहा नहीं, तो क्यों मैं चेक करूंगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। और जनरली स्पीकिंग मार्केट वैल्यू सोचें, एक कपड़ा है, मैं गारमेंट शर्ट बना रहा हूँ, कपड़ा है, कपड़ा तो बिक जाएगा, पर मैंने कपड़ा काट दिया, आधा स्टिच हो रखा है, तो इसकी कॉस्ट तो अच्छी खासी होगी। क्या मार्केट में कोई खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। तो हमने कहा भाई मेरे को इसको क्यों चेक करना है, तो हमने कहा इसको हम किस पर दिखाते हैं, इसको हम किस पर दिखाते हैं, कॉस्ट पर ही जो है दिखाते। तो रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पर दिखाएंगे, वर्क इन प्रोसेस हमेशा कॉस्ट पर दिखाएंगे। एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कह रहे हैं पर्पस कब चेक करना है, कह रहे हैं इफ एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, NRV of finished good is greater than or equal to cost of finished goods। लो जी, तो भाई इस बात को ध्यान से समझना, कंसेप्ट अगर पकड़ लोगे तो ये बहुत इजी जो है हो जाएगा। तो भाई ध्यान से आप सोच के बताएं, ध्यान से सोच के बताएं, एक मैन्युफैक्चरर है शर्ट्स बना रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है शर्ट जो है बना रहा है, शर्ट वो बना रहा है, उसके पास रॉ मटेरियल क्या है, क्लॉथ, रॉ मटेरियल क्या है, क्लॉथ, रॉ मटेरियल क्या है, बटन्स हैं, रॉ मटेरियल क्या है,
थ्रेड है, ठीक है। मान लेते हैं शर्ट में बटन्स हैं, थ्रेड हैं, कपड़ा है, ये आपके रॉ मटेरियल हैं, और साथ में क्या है, वर्क इन प्रोसेस है, सेमी फिनिश, अभी कुछ कपड़ा कटा पड़ा है, कुछ स्टिचिंग जो है बाकी है, ठीक है। सोच के बताएं एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर मार्केट में क्या बेचने जाएगा, क्या वो रॉ मटेरियल बेचने जाएगा, वर्क इन प्रोसेस बेचने जाएगा, या फिनिश गुड बेचने जाएगा? फिनिश गुड। इतनी बात क्लियर है, मैं फिनिश गुड ही बेचने जो है जाऊंगा। ये शर्ट बनती है 100 रुपये की, शर्ट मान लीजिए बनती है 100 रुपये की, और मार्केट में मैं इसको बेचता हूँ 500 रुपये में। शर्ट बनती है 100 रुपये की, मार्केट में सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 500 रुपये, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि भाई आप इसको वैल्यूएशन करना, शर्ट को किस पे वैल्यूएशन करना, 100 रुपये पर जो है कर देना। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर, उस पर वैल्यूएशन जो है कर देना। ये बात तो क्लियर हुई। अब कह रहे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन, मैंने कपड़ा मान लीजिए 20 रुपये मीटर के हिसाब से मैंने खरीदा था, आज ये कपड़ा 30 का हो गया या कपड़ा 12 का हो गया, क्या मुझे कपड़ा बेचना है? बेचना ही नहीं है। मैंने कहा आज ये कपड़े, मान लीजिए ये कपड़ा महंगा हो गया 30 का, या ये कपड़ा हो गया 12 रुपये का, क्या मैं ये कपड़ा बेचने जाऊंगा? नहीं, मैं तो कपड़े से शर्ट बनाऊंगा, और शर्ट से मुझे 400 रुपये जो है मेरे को मिल रहे हैं। तो मैंने कहा क्लॉथ को बेचने का तो पर्पज़ ही नहीं है, ठीक है। तो कल को अगर एक क्लॉथ अगर सस्ता भी हो गया, क्या मेरा कोई नुकसान हो रहा है? कपड़े पे कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। मैंने कहा मेरे पास बटन्स हैं, 5-5 रुपये का बटन मैंने खरीदा था, आज ये बटन 7 रुपये का हुआ या ये बटन 3 रुपये का हो गया, मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है? मैंने कहा नहीं। क्या मैं बटन बेचने जा रहा हूँ? नहीं, मैं तो इस बटन को शर्ट में लगाऊंगा और शर्ट बेचूंगा, जिससे मुझे 400 का प्रॉफिट जो है हो रहा है। क्या ये बात समझ आती है? तो उन्होंने कहा सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल हो या वर्क इन प्रोसेस हो, आप उसको कॉस्ट पर ही दिखाओगे, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात समझ आती है? कब तक? जब मेरा शर्ट 100 की शर्ट 100 पर ही बिक रही है या प्रॉफिट में बिक रही है। पर अब सोचें, अगर शर्ट कुछ ऐसी हो गई कि 100 रुपये की शर्ट अब बिकती ही 15 रुपये में है, कोई ऐसा मान लो सामान हो गया, अभी बिकना जो है बंद हो गया है। ऐसा होता है, कई बार हो जाता है कि शर्ट पर जो प्रिंट था अब वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, अब वो कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा। तो हमने कहा कुछ ऐसी चीज़ है कि अब ये शर्ट नहीं बिक रही है, अब ये शर्ट नहीं बिक रही है, तो आप मुझे बताओ मैंने जो क्लॉथ खरीदा है, जो बटन खरीदा है, अगर मैं शर्ट बनाऊंगा 100 रुपये की बनेगी, 15 बिकेगी, तो अब मुझे शर्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए। तो इस कपड़े का क्या करूंगा? अब इस कपड़े का क्या करूंगा? शर्ट तो बना नहीं रहा, तो बेच दो। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा अब सवाल आया, इन जनरल में शर्ट कपड़ा नहीं बेच रहा, इन जनरल में बटन नहीं बेच रहा, इन जनरल तो मैं शर्ट बनाकर शर्ट बेचूंगा। पर अगर शर्ट की वैल्यू अगर कम हो गई तो फिर मैं सोचता हूं कि यार अब शर्ट बनाने में तो फायदा नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस कपड़े को ही बेचना चाहिए। और अब इसमें अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैंने कहा ये कपड़ा 20 रुपये का है, मार्केट में 30 में बिक जाएगा, अभी बिका नहीं है 31 मार्च को, तो बताओ इस कपड़े को कितने पे दिखाऊं? 20 पर ही दिखाऊंगा। और अगर दूसरी बात ये है, ये कपड़ा भी अब 12 में ही बिकेगा, क्यों? ये सारा कपड़ा ही खराब जो है हो चुका है, शर्ट भी नहीं बिकती, कपड़ा भी बिकता, तो इस कपड़े को किस पे दिखाऊंगा? 12 पर जो है दिखाऊंगा। मैंने कहा कपड़े को बेचने की बात कब आई? जब शर्ट पे नुकसान हुआ। कपड़े को बेचने की बात कब आई? जब शर्ट पे नुकसान होता हो दिख रहा है। अगर शर्ट ही प्रॉफिट में बिक रही है, मैं कभी रॉ मटेरियल पे चर्चा जो है नहीं करता। क्या ये बात समझ आती है? ऐसे मैंने कहा बटन की बात करें, इन जनरल बटन बेचने का मेरा काम नहीं है, मैं तो शर्ट में लगाकर शर्ट बेचूंगा। और अगर मेरी शर्ट की कॉस्ट अगर सेम चल रही है तो मैंने कहा फिर मेरे को बटन पर चेक करने की जरूरत जो है नहीं है। पर हाँ, अगर शर्ट ही लॉस में चली जा रही है, फिर मेरे मन में डिसीजन है बटन बेचूं कि ना बेचूं। मैं कहा बटन ही बेच देते हैं, शर्ट को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने कहा फिर अगर बटन 7 में बिक रहा है, डो नॉट एंटिसिपेट एनी गेन, और अगर बटन लॉस में है, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। ये बात समझ आती है? ठीक है, आगे थोड़ा सा और सोचें। ये जो सेमी फिनिश्ड है, एक शर्ट मेरी बन रही है,
ये शर्ट मेरी है, ऐसी से भी तैयार है, अभी इसमें बटन नहीं लगे, अभी इसका फाइनल टच नहीं हुआ, अभी अटपटी सी शर्ट है, क्या कोई खरीदेगा? क्या ऐसी कोई शर्ट खरीदेगा? अभी इसमें पॉकेट भी नहीं है, बटन भी नहीं है, कॉलर्स भी अभी जो है नहीं लगे, अभी सब कुछ जो है अभी काम चल रहा है, क्या ये कोई शर्ट खरीदेगा? इसका मैं क्या करूं? इसका मैं क्या करूं? ये तो कोई भी नहीं खरीद रहा, ये तो भिखारी भी नहीं खरीदेगा, कह रहे इतना गरीब तो मैं भी नहीं हूं, है ना? कह रहे ठीक है फटे हुए कपड़े पहनते हो, ऐसा तो कभी नहीं पहनूंगा, एक तो नया है और दूसरा फटा हुआ है, ऐसा गरीब तो मैं भी नहीं हूं। तो भाई अब ये शर्ट की बात करें तो इसका मैं क्या करूं? अगर मैं रद्दी वाले को दूंगा वो तो कुछ भी नहीं देगा। इस पर मान लीजिए मेरे 80 रुपये लग चुके हैं, 100 की शर्ट बनती थी, 80 रुपये मेरे लग चुके हैं, अब क्या करूं? हाँ जी, तो अब एक सवाल आता है, देखो ये डायरेक्टली तो नहीं बिकता, ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, कह रहे अब ये इसकी कॉस्ट है कितनी, 80 रुपये। कह रहे इसकी अगर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है तो देखो ना, तो अब ये कपड़ा है, क्या ये वापस कपड़ा बन सकता है? नहीं, पर ये शर्ट पूरी हो सकती है। तो कह रहे अब आप सोच के बताओ, अगर शर्ट बनाओगे तो कितने रुपए और लगेंगे? 20 रुपये। मैंने कहा शर्ट अगर बनाओगे कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपये आपके और जो है लगने हैं। तो 20 रुपये लगाने के बाद कितने रुपए में शर्ट बिक जाएगी? मान लेते हैं आपकी 35 रुपये में शर्ट बिक जाएगी, या मान लो 50 रुपये में शर्ट बिक जाएगी। तो हमने कहा 20 रुपये लगा दें, 20 रुपये अगर मैं लगा दूं तो 50 से बिक जाएगी, तो कितनी एनआरवी हो जाएगी? 30 रुपये का फायदा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा अब बात वही है, इस शर्ट को अगर मैं बनाऊं तो मेरी जेब से 20 रुपये लगेंगे, 50 रुपये आ जाएंगे, तो मेरी जेब में नेट कितना आ जाएगा? 30 रुपये। ये बात समझ आती है? अब इस पे सवाल सारे कराने हैं, आज की क्लास नेक्स्ट क्लास इसी पे चर्चा करेंगे, और ये पेपर में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है रहती है, ठीक है। तो आप चेक करें, हमने कहा ये जो शर्ट है, ये जो शर्ट है अभी आधी अधूरी शर्ट है, अगर इसको मैं बेचने जाऊं तो कितने रुपए मेरे को मिलेंगे? मैंने कहा बेचने जाऊं ऐसे तो नहीं आ रहा, तो बेचने के लिए पहले मुझे 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और अगर 20 रुपये खर्च करता हूं तो मुझे 50 रुपये मिल जाएंगे, तो 20 जाएंगे 50 आएंगे, तो 30 रुपये इसकी एनआरवी जो है हो जाएगी। इस एनआरवी को अब मैं 80 से अपना कंपेयर कर लूंगा, कॉस्ट कितनी है 80, एनआरवी कितनी है 30, विच एवर इज लोअर, उस पे काम जो है हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? और तभी ये सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया गया था, क्यों? सिर्फ आप 12th से निकले थे तो कह रहे भी आपको थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ाते हैं, तो सीए फाउंडेशन में बस फिनिश को पढ़ा के छोड़ा था, इंटर इसी को आगे कंटिन्यू जो है वो करते हैं। बड़ा सिस्टमैटिक कोर्स आईसीए ने जो है बनाया है, कितनी चीज़ कैसे आपको कब कब पढ़ानी है वो आपको जो है बहुत तरीके से जो है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। चलो तो भाई इसी को लिख लेते हैं। तो हमने कहा जी इसी को लिख लें, हमने कहा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस आइडली किस पर दिखाएंगे? हम कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? जब मेरी शर्ट या तो कॉस्ट पर ही बिकती है या प्रॉफिट में बिकती है, लॉस होने का कोई मतलब जो है नहीं है, तो हम इसको किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट पर ही दिखा देंगे। और दूसरा कह रहे हैं इफ NRV of finished goods, if NRV of finished good is less than cost of finished good, less than cost of finished good, ठीक है जी। कह रहे हैं तब क्या करना है? कह रहे हैं देन raw material, comma then raw material is valued at lower of cost, raw material is valued at lower of cost or replacement price। बस यहाँ पे एक अलग सा शब्द लिख दिया है,
रिप्लेसमेंट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस, कितने से मार्केट में प्राइस कितने बिक रहा है, तो शर्ट का वही कॉस्ट और एनआरवी ही है, बस यहाँ पे शब्द अलग कर देते हैं, रिप्लेसमेंट प्राइस। और आगे लिखिए, कह रहे हैं एंड सेमी फिनिश goods आर वैल्यूड। और जो आधी अधूरी शर्ट है, अब वो डायरेक्टली तो बिक ही नहीं रही, मजबूरी है, वो डायरेक्टली नहीं बिक रही, आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, वेयर एनआरवी ऑफ सेमी finished goods is calculated as under। और हमने कहा अब सेमी फिनिश गुड, उसकी वैल्यूएशन, उसकी एनआरवी कैसे करना है, तो हमने वही कहा इसको बनाकर ही बिकेगा, पहले तो बिक ही नहीं सकता, तो हमने कहा फिर क्या है, बनाकर अगर बिकेगा तो एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। तो वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्टली तो बिक ही नहीं सकता, शर्ट तो बनानी ही बनानी पड़ेगी, शर्ट कितनी बिकेगी, सेल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो हमने कहा 50 रुपए में शर्ट बिकेगी, 20 रुपए कंप्लीट करने में लगेंगे, तो 30 रुपए मेरे क्या आ गए, एनआरवी जो है आ जाएगी। मैंने कहा 50 रुपए बिकेगी और 20 रुपए मेरे को लगाने पड़ेंगे कंप्लीट करने में, तो आज इसको बेचने जाऊं तो मेरी जेब में कितने रुपए आएंगे, 30 रुपए। 20 रुपए खर्च करूंगा, 50 रुपए आ जाएंगे, 30 रुपए की इसकी आज एनआरवी है। और साथ में एक और अगर बेचने पर भी खर्चा होगा, अमेजोन पे बिकेगी, उस पर भी मान लो 5 रुपए खर्चा होगा, वो ही माइनस कर देना। estimated cost to make such sale। तो कल को 50 रुपए की शर्ट ऑनलाइन बिकेगी और उस पर 10% कमीशन भी लगेगा, तो 50 रुपए हमने का कॉस्ट है, 5 रुपए कमीशन लगेगा, 20 रुपए बनाने के भी लगेंगे, तो अब एनआरवी रियलाइज मेरी जेब में कितना पैसा आएगा, 25 रुपए जो है मेरी जेब में आ जाएगा। आई होप क्या ये बात अच्छे से क्लियर है। तो लो जी, इसी पर अब एक दो सवाल जो है कर लेते हैं। लो जी, इसी पर अब एक दो सवाल अच्छे से जो है कर लेते हैं। चलो जी, तो भाई चेक करें एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप अच्छे से कर पा रहे हो। एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लास में ही समझते जाना और क्लास में ही याद करते जो है चले जाना। तो भाई चेक करें, कह रहे हैं एक्स लिमिटेड, हाँ जी, हैज फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। एक्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। 3 इन्वेंट्री है पेपर में। अब ये सवाल अगर आएगा तो 7-8 नंबर का जो है आएगा। तो कह रहे हैं एक तो क्या है, रॉ मटेरियल, कह रहे हैं जी रॉ मटेरियल ए हमारे पास है कितने यूनिट जी, 1000 यूनिट, ठीक है। कह रहे हैं इसकी परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट है 100 रुपये पर यूनिट और रिप्लेसमेंट प्राइस वो कितना है जी, 90 रुपये। इसका मतलब
100 रुपये में हमने खरीदा हुआ है, आज अगर बेचने जाएं 90 पे बिकता है, नुकसान है। पर क्या मैं रॉ मटेरियल बेचने जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बेचने का कोई मतलब जो है नहीं है। बेचने कब जाऊंगा? अगर मेरी शर्ट ही नुकसान में हो रही है तो बेचने का मैं सोचूंगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स हमने कहा जी बी, वो कितने हैं जी? 500 यूनिट। हाँ जी, वो हमारे कितने हैं? 500 यूनिट। कह रहे हैं जी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, और ये जो शर्ट बनी है अभी तक इस पे कितने रुपए खर्च हो चुके हैं? 250 रुपये, 250 रुपीज़। कह रहे हैं एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, और इस पर 180 रुपये अभी और लगने बाकी हैं। 250 लग चुके हैं, 180 रुपये अभी और इस पे लगेंगे। ठीक है जी। फिर आ जाए तीसरा, कह रहे हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स सी, इसके कह रहे हैं जी 600 यूनिट हैं, और कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये शर्ट कितने बन गई जी? 400 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, तो 400 रुपये के हिसाब से ये शर्ट मेरी बन चुकी है। और अब आपसे कह रहे हैं एडवाइस। हाँ जी, अब आपसे कह रहे हैं एडवाइस करें। वो तो आपको करना आता ही है, आप हर किसी को एडवाइस करते हैं। आजकल तो अपने माँ बाप को भी करना शुरू कर दिया होगा। तो एडवाइस करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी हो एडवाइस तो कर ही देते हैं आप। एडवाइस एट व्हाट प्राइस, तो अब आप अच्छी अच्छी एडवाइस दें। एट व्हाट प्राइस एक्स लिमिटेड should disclose its inventory in the following cases। तो भी कह रहे हैं इस इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोग्रेस को और फिनिश गुड को डिस्क्लोज करना है। 2 केसेस हैं। केस 1 कह रहे हैं एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। एनआरवी ऑफ फिनिश गुड वो कितना है जी? 450 रुपये। और केस 2 एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, एनआरवी ऑफ फिनिश गुड वो कितना है जी? 350 रुपये। ठीक है जी। तो लो जी, इतना सवाल पेपर में 7 नंबर 8 नंबर का जो है ये आ जाता है कि भाई अब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी वैल्यूएशन कितनी जो है होगी। क्या कहते हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ जी, चलो जी शुरू करें। तो लो जी चेक करें आंसर। हाँ जी, आंसर केस 1। लो जी केस 1 आराम से चेक करें। तो लो जी केस 1 की बात करें तो लो जी 3 चीज़ें अपने को वैल्यू करनी है। सबसे पहले बताओ वैल्यू किसको करोगे? रॉ मटेरियल करोगे, वर्क इन प्रोसेस को करोगे या फिनिश गुड को? सबसे पहले फिनिश गुड, उसी पर डिपेंड करता है, फिनिश गुड की वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन वैल्यू करते हैं फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स सी, बताएं जी फिनिश गुड की वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या है? एक ही है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बताओ जी कॉस्ट कितनी?
कॉस्ट कितनी है 400 रुपये पर यूनिट। तो भाई कॉस्ट आपको ऊपर गिवन थी, फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है 400 रुपये पर यूनिट और इसकी एनआरवी कितनी है 450। तो हमने कहा जी एनआरवी कितनी है 450 पर यूनिट। तो भाई लोअर ऑफ द टू, तो दोनों में से लोअर आई होप पता होगा ये कितना है 400। ठीक है जी, तो हमें किस पर वैल्यूएशन करनी है 400 पर, कितने यूनिट से हैं, हाँ जी फिनिश गुड सी के कितने यूनिट हैं 600, कितने यूनिट हैं जी 600, 600 यूनिट से हैं। तो बताओ जी वैल्यूएशन, हाँ जी वैल्यूएशन हमने कहा 600 यूनिट 400 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा 2,40,000। तो आपने कहा जी 2,40,000। ठीक है जी, कर लोगे अच्छे से, तो भाई 2,40,000। फिर सेकंड आओ, अब ध्यान से मुझे बताओ, अगर फिनिश गुड की वैल्यूएशन हमने किस पे करी है कॉस्ट पर, फिनिश गुड की वैल्यूएशन मैंने किस पे करी है कॉस्ट पर, तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल ए, इसकी वैल्यूएशन किस पे होगी कॉस्ट पर। सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस कॉस्ट पर ही अपन करेंगे। तो हमने कहा जी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है रॉ मटेरियल ए की 100 रुपये, 100 रुपये पर यूनिट। क्या इसको अब कंपेयर करना है, बिल्कुल भी नहीं, सीधा यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट हमारे पास कितने हैं 1000 यूनिट हैं। तो हमने कहा अब तो बस सीधा सीधा चेक करो, ऊपर से 100 रुपये की कॉस्ट है, 1000 रुपये 1000 यूनिट हैं, और मैंने कहा सीधा वैल्यूएशन, हाँ जी सीधा सीधा वैल्यूएशन आए। मैंने कहा 100 रुपये के हिसाब से 1000 यूनिट, बताओ जी कितना आएगा 1 लाख, कितना आएगा जी 1 लाख। ठीक है, और आगे बढ़ जाएं, ऑनलाइन वाले बच्चों सारा ठीक चल रहा है। लो जी ऐसे ही फिर थर्ड पर आ जाएं, सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड्स बी, इसकी वैल्यूएशन किस पर होगी, इसकी भी कॉस्ट पर। क्या आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट टिल डेट, बताओ जी कॉस्ट कितनी है, सवाल में गिवन है कॉस्ट कितनी 250 रुपये। बताओ जी यूनिट, सेमी फिनिश गुड के यूनिट कितने हैं 500, 500। तो बताओ जी वैल्यूएशन, हाँ जी हमने कहा 250 की कॉस्ट है 500 यूनिट, कितना आ गया जी 1,25,000। ठीक है जी 1,25,000। और लो जी बता दें टोटल बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी जाएगी, हाँ जी 465, 4,65,000। क्या ये बात क्लियर है, टोटल ये 3 नंबर का आपका जो है हो जाएगा। 7 नंबर का पूरा सवाल है, केस 1 केस 2 मिला के, तो एक एक नंबर का मान के चलें, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 3 नंबर इसके, और अब केस 2 के 3 नंबर 6 नंबर, 1 नंबर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का थ्योरी का जो है आ जाता है। लो जी ऐसे चेक करो केस 2, लो जी ध्यान से चेक करके बताएं केस 2, और बस इसके ऊपर थ्योरी लिख देना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फिनिश गुड आर वैल्यूड एंड सो एंड सो रॉ मटेरियल, पूरी थ्योरी लिख देना, उसका 1 नंबर, और इन सब के एक एक नंबर जो है आ जाते हैं। चलो जी फिर से चेक करें केस 2, सबसे पहले फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कौन सा है सी, फिनिश गुड सी, बताएं जी कॉस्ट कितनी है
कॉस्ट कितनी है 400। फिनिश गुड की कॉस्ट सवाल में गिवन थी, कॉस्ट हमारी कितनी है 400। इस बार एनआरवी कितनी है 350। एनआरवी कितनी है जी 350। तो हमने कहा एनआरवी कितने जी 350। तो भाई लोअर ऑफ द टू, इन दोनों में लोअर कितना है 350। फिनिश गुड के यूनिट्स कितने थे हमारे पास 600। तो बताओ जी वैल्यूएशन, हाँ जी वैल्यूएशन अब कितनी होगी, हमने कहा 600 यूनिट हैं, 350 के हिसाब से कितना बता रहे हो 2,10,000। एक नंबर इसका हो जाएगा। तो मैंने कहा 6 वैल्यू निकाल लिए, 6 नंबर उसके, 1 नंबर 2 नंबर ऊपर थ्योरी का आप एज पर AS2 पूरा जो है लिख देना। ऐसे ही अब नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद क्या है रॉ मटेरियल A। रॉ मटेरियल A अब बताओ जी इसकी कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल A की कॉस्ट कितनी है 100 रुपये। बहुत बढ़िया। क्या अब इसको कंपेयर करना है कि नहीं करना, हाँ अब कंपेयर करना है, क्योंकि अब मेरा जो शर्ट है वो कॉस्ट से कम पर बिक रहा है, तो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं रॉ मटेरियल को बेचूंगा। तो रॉ मटेरियल बेचूंगा तो कॉस्ट कितनी है 100 रुपये। रिप्लेसमेंट प्राइस कितना जी 90 रुपये। तो मैंने कहा जी लोअर ऑफ द टू कितना जी 90 रुपये। कितने यूनिट्स हैं रॉ मटेरियल के मेरे पास 1000। तो आपने कहा जी वैल्यूएशन, हमने कहा 1000 यूनिट 90 रुपये के हिसाब से कितना आ गया जी 90,000। कितने रुपए के हिसाब से 90,000। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स लो जी, अब सेमी फिनिश गुड बताएं जी इसकी कॉस्ट कितनी है। सेमी फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है 250। 250 की कॉस्ट है। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है एनआरवी। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालोगे, हमने कहा एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। अगर फिनिश गुड बेचने जाऊं तो कितने बिकेगा, फिनिश गुड कितने बिक रहा है 350 में। फिनिश गुड अगर बेचने जाऊं तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन कितनी है 350। 350 में ये बिकेगा और हमने कहा लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बताओ जी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना, ये अभी और बनाने में कितने रुपए और लगेंगे 180। 180 रुपए और खर्च करने जो है पड़ेंगे। 180 मुझे और खर्च मेरे को करने जो है पड़ेंगे। तो मैंने कहा 180 रुपए खर्च करूंगा तो 350 में बिकेगा। तो बताओ जी कितने रुपए की वैल्यू हो गई 170। कितने की वैल्यूएशन हो गई 170। तो इसका सामान आज है कितने का 250 रुपये का और इसकी आज वैल्यू कितनी है 170 रुपये मेरे को जो है मिल जाएंगे। हमने कहा वही लोअर ऑफ द टू। लोअर ऑफ द टू कितना जी 170। तो मुझे 170 पर वैल्यूएशन जो है मुझे करनी है। और कितने यूनिट्स हैं सेमी फिनिश गुड, कितने यूनिट हैं 500। 500 यूनिट। तो बताओ जी वैल्यूएशन, बताओ जी वैल्यूएशन 500 यूनिट 170 के हिसाब से कितना
85,000, 85,000। तो बताओ जी टोटल बैलेंस शीट में कितना आएगा? 3,85,000। कर लोगे? ये 7 नंबर का सवाल पेपर में आने के चांसेस हैं। क्या ये अच्छे से हो जाएगा? लो जी, तो भाई आराम से चेक करो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी, मेरे हिसाब से ऑनलाइन भी चेक कर लें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? मेरे हिसाब से कोई डाउट जो है नहीं आ रहा। बच्चा कह रहे सर एग्जाम्पल नंबर 3, ये कौन सा एग्जाम्पल चल रहा है? एग्जाम्पल 3। सर एग्जाम्पल 3 में फिनिश गुड की इज लोअर देन सेमी फिनिश गुड। फिनिश गुड इज लोअर वैल्यूड देन सेमी फिनिश गुड। मतलब मैं समझा नहीं। फिनिश गुड की वैल्यूएशन ये है और आप कह रहे हो इसकी वैल्यूएशन ये है, इसकी वैल्यूएशन ये है। पहली बात तो इसको कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है। ये मेरा क्या है? शर्ट है, ये मेरा आधा अधूरा कपड़ा है और ये मेरी शर्ट है। तीनों की वैल्यूएशन अलग ही जो है चलेगी। तीनों के अपने अपने रूल हैं। इसमें हो सकता है शर्ट में प्रॉफिट लॉस ज़्यादा हो, इसका अलग हो, इसको कंपेयर करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, चीज़ों को सिंपल जो है अपन जो है रखेंगे और आगे बढ़ जाए। चलो, ये 170 क्या है? कहाँ पर लिखा है 170? क्या सर ये एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है? नहीं, ये NRV है। सेल प्राइस तो कितना है? 350। मैंने कहा 350 में शर्ट बिकेगी, 180 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तो 170 रुपये मेरी जेब में आएगा। रियलाइजेबल वैल्यू ये मेरी एक जेब में आने की उम्मीद है। ठीक है जी, चलो तो एक सवाल और फटाफट से कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो जी चेक कर लें। एग्जाम्पल नंबर 4, सेम सवाल सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सेम सवाल सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओहो, बच्चा भी परेशान हो रहा है, कह रहे सर 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 इसको समझो। कह रहे सर फिनिश गुड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 400 रुपये। ठीक है जी, इस बात को चेक करें। फिनिश गुड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 400 रुपये। और सर ये जो सेमी फिनिश गुड है सर 250 बन चुका है, 180 और लगेगा, तो सर ये कितना हो गया? 430 रुपये। तो बच्चा कह रहे सर ये कैसे हो गया? सर शर्ट जो बनी है वो 400 में बनी है और अब आप कह रहे हो बनेगी 430 में, ऐसा कैसे हो गया? बेटा ऐसे ही हुआ, तभी तो सारा गड़बड़ हो गया। हम अपनी शर्ट बना रहे थे, शर्ट बनी 400 में, अब एकदम से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, एकदम से वेजेस के प्राइसेस बढ़ गए और एकदम से मार्केट में सेलिंग प्राइस कम हो गया, तभी तो सारा गड़बड़ हो रही है। तो मैंने कहा शर्ट जो बनी है, हाँ ये जब शर्ट बनी थी 400 की बन चुकी थी, पर अब नहीं बन रही, अब नहीं बन रही। 250 का खर्चा तो कर दिया, पर एकदम से पता चला कि अब हमारी जो लेबर है वो चली गई है स्ट्राइक पर। वो कह रहे हैं सर अब हमारी दिहाड़ी डबल कर दो, तो सर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब और बढ़ गई। अब मैं सोच रहा हूँ अब अगर इस शर्ट को पूरी बनाऊंगा तो 180 रुपये लगेंगे। क्यों? बिजली का बिल अब महंगा आना शुरू हो गया, लैंडलॉर्ड ने रेंट मेरा जो है बढ़ा दिया है। तो मैंने कहा ये 400 की शर्ट बनी थी, अब 400 की शर्ट नहीं बन रही। क्यों? इन्फ्लेशन जो है आ गया है। आई होप क्या ही बात समझ आती है। तो हर चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे 430 भी हो सकता था, यहाँ 390 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। ये 400 की शर्ट मेरी बन चुकी है, इसका मतलब ये नहीं आगे वाली शर्ट भी 400 की बनेगी। बनने को 410 भी हो सकता है, 390 भी हो सकता है। वो कैसे डिपेंड करेगा? रेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बिजली का बिल बढ़ भी सकता है, कम भी जो है हो सकता है। ठीक है मेरा बच्चा, अब शायद बात समझ आ गई होगी, तो इसलिए इनको ज़्यादा कंपेयर जो है मत करें। ठीक है, चलो एक सवाल अब फटाफट से और आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो लो जी चेक करें। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। एक्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। फिर से सेम सवाल आपको दे रहा हूं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए।
कह रहे हैं रॉ मटेरियल, अब थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, रॉ मटेरियल एक्स कितना है 5000 यूनिट। फिर कह रहे हैं परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है 200 पर यूनिट, और आपको कह रहे हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कितनी बता रहे हैं 210 पर यूनिट। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चों का थम्स अप आ गया है। ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर इसकी थ्योरी भी लिखवा दो। अरे नहीं, इसकी थ्योरी में क्या लिखना है, ये वाला, ये पूरी थ्योरी फिर से जो है आप लिख देना। तो भाई इस सवाल में थ्योरी क्या लिखनी है, एज पर AS2, थ्योरी क्या लिखनी है एज पर AS2। पहले तो ये वाली लाइन फिनिश गुड की वैल्यूएशन पूरा पूरा लिख लेना। फिनिश गुड वैल्यूएशन क्या होगी, फिनिश गुड आर वैल्यूड एट आइटम बाय आइटम बेसिस एट लोअर ऑफ फिक्स और लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और उसके बाद फिर ये सारी थ्योरी फिर से लिख देना ये वाली, एंड रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट कॉस्ट इफ सो एंड सो, और इज वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट सो एंड सो। ये पूरा जो है लिखना है, मैं बार बार ही कहूँगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये केस 1 और केस 2 जो है लिखना है। ठीक है, तो ये फिर से लिखवाने में सिर्फ टाइम वेस्ट है, आप फिर से जो है इसको एज इट इज लिख लेना। चलो अब आ जाए, चलो जी अब आए सेमी फिनिश गुड्स वाई, कितने यूनिट 2000। कह रहे हैं कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट वो कितना जी 500 पर यूनिट, और कह रहे हैं एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट वो कितना जी 200 पर यूनिट, और फिर कह रहे हैं फिनिश गुड्स Z वो कितना है जी 4000 यूनिट। हाँ जी, और उसमें कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना जी 650। तो वही आप चेक करें, अभी जो शर्ट बनी है 650 में, पर अब अगर शर्ट बनाने लगोगे तो कितने रुपए लगेंगे 700 लग सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ एनालिसिस मत करना। ये शर्ट जो बनी है ये 650 में बनी है, ये शर्ट जो बन रही है 650 में भी बन सकती है, 700 में बन सकती है, 500 में भी बन सकती है, वो तो डिपेंड करता है करंट में लेबर को कितने पैसे जो है देने हैं, तो ये हमेशा फ्लक्चुएट जो है करता रहेगा। ठीक है जी, चलो और जल्दी से चेक करें। कह रहे हैं एडवाइस, फटाफट से एडवाइस दें, एट व्हाट प्राइस शुड एक्स लिमिटेड डिस्क्लोज इट्स इन्वेंट्री in the following cases, in the following cases, दो ही केसेस होंगे। हाँ जी, केस 1 सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स वो कितना है जी 1000। केस 2 कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स वो कितना बता रहे हैं 700, और कह रहे हैं एस्टिमेटेड सेल कमीशन, एक लाइन बस और ऐड कर दी, एस्टिमेटेड सेल कमीशन टू बी पेड वो कितना जी 10%। तो पिछले सवाल इस सवाल में बस एक लाइन मैंने ऐड करी है कि अब बेचने पर सेल कमीशन भी देना पड़ेगा कितना 10%। ठीक है जी, हाँ दोनों केसेस में 10% जो है आपका आ जाएगा। ठीक है जी, करें शुरू आज का आखिरी सवाल।
लो जी, आज का आखिरी सवाल और आइडली वही है। पहले क्या लिखना है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फिनिश गुड आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, पहला ये। और उसके बाद आपका रॉ मटेरियल एंड आपका वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड आर वैल्यूड एट कॉस्ट इफ आपका एनआरवी ऑफ फिनिश गुड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, और हाउ एवर इफ एनआरवी ऑफ फिनिश गुड इज लेस देन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड कॉमा देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस एंड semi-finished good will be valued at lower of cost or NRV, where NRV of semi-finished good is equal to estimated selling price of finished good minus cost of completion minus cost incurred to make such sale। इतना लिखोगे, एक नंबर आपको थ्योरी का मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों के मन में आ रहे हैं सर एक नंबर छोड़ दिया, हम ना लिखते थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये आपके ऊपर है, अगर आपको एक नंबर चाहिए तो थ्योरी लिख देना, नहीं तो एक नंबर छोड़ो, बिना थ्योरी के भी काम जो है चल जाएगा। केस 1, ठीक है जी, चलो करें शुरू। हाँ सर, आप फटाफट लिखो, हम कॉपी करेंगे। अब सर हम थक गए हैं, सर आप समझो, हम हैं पैम्पर्ड बच्चे, इतना नहीं पढ़ते, अब तो बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट क्लास में बैठे हैं। फटाफट सवाल कराओ, आप अपने घर में अपने घर। ओके चलो जी, तो भाई चेक करें। हमने कहा पहला फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जेड, बताएं जी जेड की कॉस्ट कितनी, जेड की कॉस्ट कितनी 650, जेड की कॉस्ट कितनी 650, जेड की एनआरवी, हाँ जी एनआरवी निकालनी है। एनआरवी कैसे निकालोगे, सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना है 1000 लेस कमीशन, हाँ जी लेस कमीशन कितना 10%, वो कितना आया 100, एनआरवी कितनी हो गई 900, एनआरवी कितनी हो गई जी 900, ठीक है जी। सीधा एक लाइन स्किप करना चाहो स्किप कर दो, सीधा वैल्यूएशन या यूनिट्स लिख लो, नहीं तो लोअर ऑफ 2 भी लिख सकते हो, पर ऐसा कोई फर्क नहीं। यूनिट हमारे कितने हैं, हाँ जी यूनिट मेरे पास कितने हैं 4000, तो सीधा वैल्यूएशन पर आ जाए 4000 यूनिट 650 रुपए के हिसाब से, बताओ जी कितना 26 लाख, तो कितना आया जी 26 लाख, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है। ऐसे ही अब नेक्स्ट आ जाओ, हमने कहा रॉ मटेरियल, हाँ जी रॉ मटेरियल कौन सा X, और जल्दी से बताओ फिनिश गुड मैंने किस पर बेचा है, कॉस्ट पर या एनआरवी पर, कॉस्ट पर, कॉस्ट पर बेचा है तो काम बड़ा इजी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 200 रुपये, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है 200 रुपये, और रॉ मटेरियल का, अच्छा अब एनआरवी तो चेक ही नहीं करना, सीधा सा आ जाओ, और हमने कहा यूनिट्स कितने हैं मेरे पास 5000, यूनिट्स कितने हैं मेरे पास 5000, लो जी वैल्यूएशन मस्त काम हो गया। तो बताओ जी वैल्यूएशन कितना 200 रुपये इंटू में 5000 कितना आ रहा है 10 लाख। एक एक नंबर पक्का होता हुआ यहाँ तक लिखोगे 2 नंबर, थ्योरी लिखी होगी तो 3 नंबर। उम्मीद नहीं आप थ्योरी लिखोगे, आलसी हो, सीधा इसी पर आ जाओगे। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ, सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड्स हमारा कौन सा Y, सेमी फिनिश गुड की बताओ जी कॉस्ट कितनी 200, कॉस्ट कितनी ₹200, यूनिट्स हमारे कितने हैं 5000, 2000 सॉरी, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, कॉस्ट कितनी 500, यूनिट कितने 2000, उल्टा ही लिख दिया मैंने, कॉस्ट कितनी 500, यूनिट कितने 2000, कॉस्ट कितनी 500, यूनिट कितने 2000। तो वैल्यूएशन पर आए,
बताओ जी, 500 रुपये कॉस्ट, 2000, ये आपका आया कितना हो गया जी, 10 लाख। बड़ा मस्त काम हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 46 लाख। 46 लाख जो है ये आपका जो है आ गया है। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चों सब ठीक चल रहा है, ऑफलाइन कर पा रहे हो अच्छे से, और आगे बढ़ जाएं। चलो जी, और अब आ जाओ केस 2। लो जी, अब आए केस 2। क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस मेरी कोशिश रहेगी, घर पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत जो है नहीं है। घर पर तो बस बिस्तर पर पड़े रहना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर लो, घर जाकर मस्त अपनी ज़िंदगी जो है जी लेना। चलो जी, तो चेक करें। पहला, फिनिश्ड गुड्स। बताओ जी, फिनिश गुड Z, हाँ जी, फिनिश गुड Z कॉस्ट कितनी थी, 650, और इस बार इसकी NRV। NRV मुझे क्या चाहिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितने का है, 700, उसमें से लेस करना है कमीशन, लेस करना है कमीशन। कमीशन कितना, 10% के हिसाब से कितना हुआ, 70। तो NRV कितनी हो गई, 630। NRV कितनी हो गई जी, 630। लोअर ऑफ द टू कितना, 630, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, हाँ जी, यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, 4000। बताएं जी वैल्यूएशन। मस्त काम है, 4000 यूनिट, और इस बार हम 630 के हिसाब से बता सकते हो। 25,20,000 अच्छे से कर पा रहे हो। एक एक नंबर का ये सब्जेक्टिव में आएगा। और पॉइंट नंबर 2, उसके बाद रॉ मटेरियल, हाँ जी, रॉ मटेरियल कौन सा, X। रॉ मटेरियल X की बात करें तो बताओ जी, कॉस्ट रॉ मटेरियल कितनी है, 200। और क्योंकि मैंने अब NRV पर बेचा था तो अब रॉ मटेरियल की बात भी करूंगा, इसका रिप्लेसमेंट प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है जी, 210। रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है, 210। और यूनिट्स कितने हैं, 5000। यूनिट कितने हैं जी, 5000। तो बताओ जी वैल्यूएशन, हाँ जी, वैल्यूएशन कितने, 5000 यूनिट। किस पर बेचना है मुझे, मतलब किस पर वैल्यू करना है, 200 पर। कितना आ गया, 10 लाख। कितना आ गया जी, 10 लाख। ठीक है जी। लो जी, और लास्ट, लो जी, और लास्ट आ जाओ, सेमी फिनिश गुड्स Y। बताएं जी, कॉस्ट कितनी, 500। कॉस्ट कितनी, 500। अब मुझे इसकी NRV निकालनी है। अब NRV निकालनी, तो इस शर्ट को पहले पूरा बनाना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड। ये शर्ट तो बिकती नहीं है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। शर्ट बनाकर कितने बिकेगी, शर्ट बनाकर कितने बिक रही है, 700 रुपये। हमने कहा लेस कमीशन, और शर्ट को बेचने पर कमीशन भी देना पड़ेगा कितना, 70 रुपये। और इस शर्ट को बनाने पर खर्चा भी होगा, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। बताओ जी, बनाने पर खर्चा कितना, 200। तो बनाने पर खर्चा कितना, 200। तो भाई NRV कितना आ गया, 430। तो आपने कहा 430 रुपये
एनआरवी है, मतलब 430 रुपये जेब में आ जाएंगे। आज अगर मैं शर्ट बनाने जाऊं 200 रुपये अपनी जेब से जाएगा और 630 जेब में जो है आ जाएगा। एनआरवी कितना हो गया? 430। तो जी यूनिट्स, हाँ जी आप बताएं जी यूनिट्स। यूनिट्स हमारे पास कितने हैं इनके? 2000। यूनिट हमारे पास कितने हैं? 2000। तो चेक करो वैल्यूएशन। तो हमने कहा 2000 यूनिट इनटू में 430 कितना आएगा? 8,60,000। कितना आएगा जी? 8,60,000। 60,000 तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 43,80,000। आपने कहा जी 43,80,000 जो है ये आपका जो है आ जाएगा। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? सारा ठीक से हो गया है? चलो तो आज की क्लास यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट, आज जितना पढ़ाया बस उसी को अच्छे से याद जो है करते जो है चले जाना। ठीक है, कल फिर अगले टॉपिक पर जो है आते जाएंगे। तो भाई डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट, इसको अच्छे से रिवाइज जो है करते चले जाना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय। ऑनलाइन बच्चे पूछ रहे हैं सर दिवाली का क्या होगा? कल चर्चा जो है कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चे जाना शुरू हो गए हैं। कल दिवाली पर कल चर्चा कर लेंगे। सर दिवाली की छुट्टियां दोगे कि नहीं दोगे? क्या करोगे तुम छुट्टी पर जाकर? हाँ ठीक है, कल चर्चा जो है कर लेंगे। दिवाली पार्टी सर कब होगी? कल चर्चा जो है कर लेंगे। ठीक है, चलो कल पक्का पक्का चर्चा जो है कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, टाटा, बाय बाय।